नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के अंक में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कांड की, हम चर्चा करेंगे एक ऐसे संगठन की जो तत्कालीन राजनीतिक असंतोष और मोहभंग की कहानी को कहता है। हम बात करेंगे उस रणनीति की जिसे कुछ युवाओं ने बनाया, जिसकी सफल परिणति होनी ही चाहिए थी, परंतु वो असफल हुए और असफल होने के बाद इतिहास में एक कांड बन के रह गए। वो कांड बन गया काकोरी कांड। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे काकोरी कांड की। हम बात करेंगे 9 अगस्त 1925 को हुए उस ट्रेन डकैती की, और हम बात करेंगे उसके पहले जन्मे, उसके पहले पनपे एक संगठन की जिसको HRA के नाम से जाना जाता है। शुरुआत करते हैं। मित्रों, ये समय है 1922 का। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। एक हिंसात्मक गतिविधि होती है जिससे महात्मा गांधी आहत होते हैं, और आहत होने के बाद 12 फरवरी 1922 को वो अनिश्चितकालीन समय के लिए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि संपूर्ण युवा जनमानस, युवा इस वजह से एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा आघात युवाओं के हृदय को पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन सर्वस्व गांधी जी के आंदोलन को समर्पित कर दिया था। जब गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया तो उनकी जो मानसिक स्थिति तो एकदम बेचैन हो गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी, अपना व्यापार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अब एकदम मार्गहीन हो गई है, दिशाहीन हो गई है उनकी क्रांति। वो कहाँ जाएं, क्या करें? लेकिन इसी समय भारत में एक नई क्रांति, एक नई सोच, एक नई विचारधारा पनप रही थी, और वो विचारधारा थी साम्यवाद की विचारधारा। जी हाँ, उसी समय रूस, चीन, मिस्र, तुर्की, कई जगह क्रांतियां हुई थी, कई जगह विद्रोह हुए थे, और उनमें से कई सारे सफल रहे थे, और उनकी कहानी संपूर्ण विश्व पढ़ रहा था। जिस प्रकार संपूर्ण विश्व पढ़ रहा था उसी प्रकार भारतीय युवा भी पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद वो उससे आच्छादित हो रहे थे, उससे प्रेरित हो रहे थे। ये वो समय था जब युवा ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी की अहिंसात्मक नीतियों से बना एक टूटा फूटा और कमजोर भारत बने। वो चाहते थे कि साम्यवाद से आगे बढ़कर हम समाजवाद की ओर चले और एक मजबूत, सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करें। मित्रों, जिस समय युवाओं के मन में यह उहापोह मचा हुआ था, गांधी जी की अहिंसात्मक प्रवृत्तियों के प्रति मोहभंग हो गया था, उसी समय कुछ वरिष्ठ क्रांतिकारी नेता आपस में मिलते हैं, और 1924 कानपुर वह स्थान है जहां HRA का गठन किया जाता है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा मित्रों। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सन है 1924, स्थान है कानपुर। ये तीनों बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं और आपको सही करना है। जिस समय इस संस्था का गठन किया जा रहा था उस समय प्रमुख संस्थापक सदस्य कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम इन दो नामों के साथ इसलिए नहीं लिखा गया है कि ये संगठन का गठन हुआ तब तक ये दोनों थे, लेकिन इस गठन की रणनीति के बाद जिस कांड को किया गया उस कांड में इनकी भूमिका नहीं थी। उसमें प्रमुख नायक के तौर पर उभर के आए थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है मित्रों, 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हो जाता है। उसके प्रमुख संस्थापक सदस्य होते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। गठन हो जाता है। गठन की नीतियां क्या है, किस उद्देश्य के साथ किया गया है? तो 3 प्रमुख नीतियां थी इस संगठन की। क्या क्या? सबसे पहले, सर्वप्रथम, जिस मोहभंग के कारण इस संगठन का गठन हुआ, सबसे पहली नीति में भी वही था कि गांधी जी की अहिंसात्मक प्रवृत्तियों और नीतियों का विरोध करना है, और जनमानस में यह प्रचार करना है कि इस प्रकार की नीतियों से एक सशक्त भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। दूसरा, हम हर एक वो कदम उठाएंगे जो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। तीसरा, हम साम्यवाद के रास्ते से चलते हुए समाजवाद की ओर जाएंगे और एक मजबूत स्वतंत्र भारत का निर्माण करेंगे। इन तीनों नीतियों को
अनुपालन करने के लिए हम करेंगे क्या? हम सशस्त्र आंदोलन चलाएंगे, क्रांति करेंगे और उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। तो धन के लिए हम सरकारी खजानों पर डकैतियां डालेंगे, उससे धन इकट्ठा करेंगे। जो धन एकत्र होगा उससे हथियार खरीदे जाएंगे। अपने क्रांतिकारी भाइयों को हथियार चलाने के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद हम अंग्रेजों के विरुद्ध एक रणनीति के तहत क्रमबद्ध तरीके से क्रांति करेंगे और उनको भारत से उखाड़ फेंकेंगे। ये तो बात हो गई एचआरए की नीतियों की और हमको करना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि काकोरी कांड के जो सबसे प्रमुख नायक हैं वो हैं रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल और उनके एक साथी अशफाक उल्लाह खां शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। दोनों साथी पैदा होते हैं। शुरुआती दौर में इनका कोई मेल नहीं था, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल पूर्णतः आर्य समाजी परिवेश से पल बढ़ रहे थे और अशफाक उल्लाह खां चूंकि एक मुस्लिम थे। तो जब शुरुआती दौर में दोनों की भेंट होती है तो कुछ बनती नहीं है बात, लेकिन धीरे धीरे दोनों को ये समझ में आता है कि हमारे रास्ते एक है और दोनों के मध्य एक प्रगाढ़ मित्रता स्थापित होती है। एचआरए का गठन हो जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि अब हमको जरूरत है धन की, क्योंकि बिना धन के तो हम क्रांति को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इस कारण वो जब कुछ दिनों पहले ही सफर कर रहे थे, ट्रेन का सफर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेजी मुलाजिम एक विशेष प्रकार के बक्से को गार्ड के रूम में रखते हैं। जब भी कोई स्टेशन आता है उस डिब्बे को खोला जाता है, उस बक्से को खोला जाता है, उसके अंदर कुछ मुहरबंद पैकेट या थैलियां रखी जाती हैं, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, उसमें ताला नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि उसको हर स्टेशन में खोला जाता है। जब रामप्रसाद बिस्मिल उसके बारे में और पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये स्टेशन वाइज रेवेन्यू इकट्ठा करके एक नियत स्थान पे लिया जा रहा है। तो उनको लगता है कि ये तो अच्छा अवसर है, ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं और इसको आसानी से लूटा जाता है। प्रश्न ये है कि जब सरकारी राजस्व जा रहा है तो ज्यादा लोग क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर इस बात का शिकार हो गए थे, उनको लगता नहीं था कि कोई सरकारी खजाने की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल ने ऐसा सोच लिया और वो वापस आए, अपने मित्रों को बुलाया, एक योजना बनाई कि ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से हम वो खजाना लूट सके और खजाना लूट के हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। जिस समय वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाए, उसी समय उन्होंने अपने कार्यक्रम को और बढ़ाने के लिए और साथियों को एकत्र करने के लिए 1 जुलाई 1925 को एक पंपलेट जारी किया जिसका नाम था द रिवॉल्यूशनरी नाम का एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने स्वयं के नाम से नहीं लिखा, वरन उसको विजय कुमार छद्म नाम से लिखा। कारण क्या था? क्योंकि उस समय बड़ी धरपकड़ चल रही थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी चूंकि पहले मैनपुरी कांड में भी अभियुक्त रह चुके थे, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा पकड़े जाएं और पकड़े जाके उनकी जो योजना है, जो संगठन है, वो धराशायी हो जाए। उन्होंने विजय कुमार नाम से द रिवॉल्यूशनरी नाम का एक घोषणा पत्र लिखा और फिर ये कार्यक्रम बनाया गया कि स्टेशन के माध्यम से, अन्य रास्तों के माध्यम से गांव-गांव इस पर्चे को बांटा जाएगा और इसके माध्यम से युवाओं को इकट्ठा किया जाएगा, अपने विचारों को उनके मध्य प्रसारित किया जाएगा और एक सेना बनाई जाएगी, एक संगठन को मजबूत करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। जब इन पर्चों को बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, तभी सचिन नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी अलग अलग स्टेशनों पर इन पर्चों के साथ पकड़े गए और इन दोनों को जेल हो गई। खैर, जैसे ही इनको जेल हुई, संगठन थोड़ा सा सक्रिय हो गया, अपने आप को बचाया और अन्य कार्यों में लग गया। योजना बनती है, योजना बन जाती है। योजना को क्रियान्वित रूप देने के लिए 10 प्रमुख लोगों को चयनित किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मनमथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इस तरह के कई सारे उनके साथी इकट्ठा थे। फिर वो रात आती है, वो रात है 9 अगस्त 1925 को, जब सहारनपुर से लखनऊ एक डाउन ट्रेन जा रही थी। जी हाँ, सहारनपुर से लखनऊ एक डाउन ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ एक डाउन ट्रेन। इसको मित्रों ऐसे ही याद रखिएगा, ये एक एक शब्द अपने आप में एक प्रश्न है
और एक एक शब्द उस प्रश्न का उत्तर है। पूछा जाता है कि वो कौन सी ट्रेन थी जिसमें काकोरी घटना हुई? सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन। इस 8 डाउन को भी बहुत हल्के में मत लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहीं से पूछ लेता है। जब सहारनपुर से लखनऊ जा रहे थे तो लखनऊ के जस्ट पहले काकोरी नाम का एक स्टेशन पड़ता है। इस स्टेशन के पास किसी कारणवश चैन पुलिंग की जाती है। चैन पुलिंग की जाती है तो नहीं, पहले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। ट्रेन जैसे ही चलती है तो क्रांतिकारियों के माध्यम से चैन पुलिंग की जाती है, और चैन पुलिंग जब हो जाती है तो जो भी क्रांतिकारी अलग अलग डिब्बों में बैठे थे वो निकल के आते हैं और धीरे धीरे गार्ड रूम की तरफ बढ़ते हैं और गार्ड रूम पे जाके एकत्र होते हैं। जब हम आगे की कहानी पे बात कर रहे हैं तो उस समय मैं बता दूं कि इस समय कई सारे हथियार क्रांतिकारियों के पास थे। उनके पास 4 जर्मन माउजर भी थे जिनमें पीछे लकड़ी का बट लगा हुआ था, और इस प्रकार वो पूरा माउजर एक राइफल की तरह वर्क करता था। जब वो वहां पहुंचे तो कई सारे अन्य यात्रियों ने भी उनकी तरफ ध्यान दिया, तो क्रांतिकारियों ने हवा में कुछ गोलियां चलाई और इस प्रकार की उद्घोषणा की कि हमको आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम सरकारी खजाने को लूटने आए हैं। और इस उद्घोषणा के बाद यात्रियों ने कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं किया। क्रांतिकारी उस गार्ड रूम से डिब्बे को निकालते हैं, डिब्बे को निकाल के बाहर लाते हैं, और उसमें, लेकिन उस दिन उसमें एक ताला बंद था। अशफाक उल्लाह खां अपने माउजर को मन्मथ गुप्ता को देते हैं और उस ताले को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनकी सहायता कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए दृश्य क्या है। अशफाक उल्लाह खां उस ताले को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चंद्रशेखर आजाद किसी हथौड़े या पत्थर से, बड़ी चीज से उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। और इसी समय चूंकि वो माउजर मन्मथ गुप्ता के पास था, जिज्ञासावश, उत्सुकतावश या अति उत्साह के कारण उनके हाथ से उस माउजर का ट्रिगर दब जाता है, और जब ट्रिगर दब जाता है तो गोली लगती है मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति को, जो उस ट्रेन का एक सामान्य यात्री था। जिसके बाद कुछ भगदड़ मचती है। भगदड़ मचती है, तब तक वो डिब्बा खुल चुका होता है और जो भी हमारे क्रांतिकारी थे वो अपने एक चद्दर में अंदर के सारे सामान को भरते हैं और लेके रफा दफा हो जाते हैं, 9 to 11 हो जाते हैं। लेकिन इसी उधेड़ बुन के बीच में एक चद्दर वहीं पे छूट जाती है, और यही कारण बनती है, यही वो साक्ष्य बनता है जिसके कारण से हमारे सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। तो मित्रों, ये हो गई काकोरी कांड की घटना। काकोरी कांड को अंजाम कब दिया जाता है? 9 अगस्त 1925, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 9 अगस्त तो वैसे संपूर्ण आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण तिथि है, लेकिन 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। ठीक है, काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारी भाग लेते हैं? 10 क्रांतिकारी भाग लेते हैं। कौन सी ट्रेन थी? सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, जिसको काकोरी स्टेशन के आसपास लूटा जाता है। ये हो गया कांड। उसके बाद जब ये कांड हो जाता है तो ब्रिटानिया हुकूमत के कान खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, और इस घटना ने तो सीधे सीधे अंग्रेजी सरकार को ललकारा है। उन्होंने अपने सारे प्रशासनिक, पुलिस अफसरान और जितने भी वो ताकत लगा सकते थे शुरू कर दिया उन्होंने। इसी बीच में क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक चद्दर पकड़ी जाती है। चद्दर में एक निशान बना होता है, जिस निशान के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचा जाता है जिसने उसे धुला था। जब उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं तो वो बताता है कि यह चद्दर ये चद्दर है बनारसी लाल का। जी हाँ, बनारसी लाल ये वही व्यक्ति है जो बाद में काकोरी कांड में सरकारी गवाह बनता है। ये बनारसी लाल वही व्यक्ति है जो रामप्रसाद बिस्मिल का मित्र है, रामप्रसाद बिस्मिल के साथ व्यापार करता है। ये वही मित्र है जो रामप्रसाद बिस्मिल के प्रति हृदय में अपार ईर्ष्या रख के उसके साथ चल रहा है, और ये वही मित्र है, ये वही मित्र है जो काकोरी कांड के इस असफलता के पीछे एक बड़ा कारण है। मित्रों, केस शुरू होता है। जब ये केस फाइल होता है, द किंग एम्परर वर्सेस बिस्मिल एंड अदर्स नाम से केस फाइल होता है। पहले सब लोगों को अलग अलग जेल में रखा जाता है। साथ में यह बता दूं कि रामप्रसाद बिस्मिल पकड़े जाते हैं। कुछ दिनों बाद अन्य साथी पकड़े जाते हैं। अशफाक उल्लाह खां को पकड़ते पकड़ते लगभग 11 महीने हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कभी नहीं पकड़े जाते। वो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे एज यूजुअल। सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लखनऊ जेल में लाया जाता है। लखनऊ जेल में जब लाया जाता है तो उनके ऊपर केस शुरू होता है। केस शुरू होता है रिंग थिएटर में।
ये रिंग थिएटर एक बहुत बड़ा थिएटर था पहले, जहां अंग्रेजी हुक्मरान या उनके अफसरान बैठ के नाटक और ड्रामा देखा करते थे। आजकल उसी को लखनऊ जीपीओ बना दिया गया है। यहाँ पे केस शुरू होता है। केस शुरू होता है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वकीलों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन बड़ा अद्भुत दृश्य होता है मित्रों, जब जेल से सारे कैदियों को बस में बैठाल कर अदालत ले जाया जाता था तो रास्ते में वो एक साथ मिलकर गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रंग दे बसंती चोला, जैसे ऐसे गीत गाए जाते थे कि हृदय धक धक करने लगता था, उसकी गति तीव्र हो जाती थी। बाहर जो लोग सुनते थे उसके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा जाग जाता था। खैर, केस शुरू होता है मित्रों। केस शुरू होता है, बनारसी लाल गद्दार साबित होते हैं। बनारसी लाल गद्दार साबित होते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं, सारी घटना को खोल के रख देते हैं। इसी बीच एक बड़ा नाम समझ में आता है, जगत नारायण मुल्ला। ये जगत नारायण मुल्ला वो हैं जिन्हें तथाकथित रूप से जवाहरलाल नेहरू का साला कहा जाता है। और जगत नारायण मुल्ला कांग्रेस के एक नेता हैं और वकील हैं, पेशे से वकील हैं। और ये इन क्रांतिकारियों के विरुद्ध सरकार की तरफ से वकील बन के आते हैं। केस शुरू होता है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहा जाता है कि आप अपने लिए एक वकील चुन लीजिए, तो राम प्रसाद बिस्मिल मना कर देते हैं। कुछ दिनों बाद उनके लिए लक्ष्मी शंकर मिश्रा नाम के एक वकील लेके लाए जाते हैं, लेकिन वो उनको भी मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो जो माय लॉर्ड रहते हैं, जो जज साहब रहते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप कोई वकील नहीं कर रहे हैं, कैसे अपना केस लड़ेंगे। तो वो धारा प्रवाह, अंग्रेजी में आंग्ल भाषा में धारा प्रवाह, अपने केस को ब्रीफ करते हैं, बताते हैं कि क्या हमारा पक्ष है। जब ये सुनते हैं तो जो जस्टिस रहते हैं वो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अरे ये एक क्रांतिकारी और इतनी कम उम्र का क्रांतिकारी, इतनी कम उम्र का क्रांतिकारी और इतनी अंग्रेजी में, उतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इसके बाद जो हमारा शेर उत्तर देता है, कहता है, एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। हतप्रभ रह जाते हैं। तो जो अंग्रेज सरकार थी या जो उस समय अंग्रेजों के न्याय संगत जो भी लोग थे वहां पे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके लिए एक वकील रखा जाए, स्वयं अगर अपने पक्ष को लड़ेगा तो मीडिया में जो भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बड़ी थू हो जाएगी। तो उनके लिए प्रयास किया गया कि लगातार उनको एक वकील दिया जाए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल लगातार मना करते थे। जब यह हुआ कि अब वो वकील लेंगे ही नहीं, तब राम प्रसाद बिस्मिल ने 76 पृष्ठों का एक लिखित बहस प्रस्तुत की कोर्ट में, जिसको पढ़ के जज ने कहा, ये तो ऐसा लग रहा है जिसे किसी बहुत बड़े बैरिस्टर ने इसको लिखा। बहुत एकदम आश्चर्यचकित रह गए वो लोग। इसी तरह जब जगत नारायण मुल्ला बनारसी लाल को अपना सरकारी गवाह बना के इन सब लोगों के विरुद्ध केस लड़ रहे थे, तो उसी समय जिरह करते समय, बहस करते समय एक बार उनके मुंह से निकल गया मुलजिमान की जगह उन्होंने कह दिया कि मुलाजिम। मुलजिमान मतलब कि अपराधी और मुलाजिम का मतलब सेवक। तो राम प्रसाद बिस्मिल एकदम तिलमिला गए। उन्होंने एक शेर कहा कि हम पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, हम पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, हमने आंधियों में अक्सर चिराग जलाए हैं। और ये सुनते ही अब ये सुनते ही जगत नारायण मुल्ला की क्या औकात, किसी की भी औकात नहीं पड़ती कि पलट के जवाब दे सके। और राम प्रसाद बिस्मिल के शेर के बाद उस दिन की जो कार्रवाई थी वो तो खत्म। और लगभग ये तय हो गया कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने माफी नहीं मांगी है या अन्य इस प्रकार के कृत्य में शामिल होने का घोषणा पत्र नहीं दिया है, उन सबको फांसी होना तय है। अंततोगत्वा 4 महत्वपूर्ण नाम आते हैं जिनको इस केस के अंतर्गत फांसी दी जाती है। चारों के नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको किस किस जेल में फांसी दी जाती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, 4 नाम है दोस्तों। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम
अशफाक उल्लाह खां, तीसरा नाम राजेंद्र लाड़ी और चौथा नाम ठाकुर रोशन सिंह। इन चारों लोगों को अलग अलग जगहों पे फांसी दी जाती है। इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसके नेपथ्य में कारण ये है कि जिस समय एक केस चल रहा था, मैंने बताया कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, इतना हाई प्रोफाइल केस था कि दोस्तों उस समय इस केस पे सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और ये वो समय है जब सोना 20 रुपए पर तोला बिकता था। आप समझ लीजिए कि उस समय के 10 लाख की कीमत क्या रही होगी। अंग्रेजी सरकार ने इनको पकड़ने और इनको जबरन फांसी देने के लिए 10 लाख रुपए खर्चे थे। तो ये 4 क्रांतिकारी नामित किए गए जिनको फांसी की सजा होनी थी। सबको अलग अलग जेल में फांसी दी गई। उसके पीछे कारण यह है कि सबको एक ही जगह पर अगर फांसी दी जाती तो संपूर्ण उत्तर भारत के जितने भी क्रांतिकारी या अन्य जो जनमानस था एक जगह इकट्ठा होता और एक बड़े विद्रोह होने की आशंका हो जाती। तो अंग्रेजों ने ये हिदायत बरती कि सबको अलग अलग जगह फांसी दी जाए और अलग अलग जगह लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन वो संख्या उतनी नहीं बन पाई कि एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन का रूप ले सके। तो किसको फांसी कहां दी गई? राजेंद्र लाड़ी गोंडा, रोशन सिंह इलाहाबाद नैनी, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद, रोशन सिंह राजेंद्र लाड़ी गोंडा, रोशन सिंह इलाहाबाद नैनी। तो इन 4 लोगों को 4 अलग अलग जगह फांसी दे दी जाती है। अब मित्रों बड़ा ही मार्मिक समय आता है जब फांसी दी जानी है रामप्रसाद बिस्मिल को। एक दिन पहले वो कागज और कलम मंगवाते हैं और जो वो अपनी आत्मकथा लिख रहे होते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मैं बता दूं कि वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। मतलब उनकी शायरी पढ़ के विद्रोह और प्रेम दोनों को एक साथ लेके चलना और शायरी में गढ़ देना मतलब अद्भुत। तो वो पन्ने मंगवाते हैं, कागज मंगवाते हैं और लिखते हैं अपनी आत्मकथा का अंतिम पैरा लिखते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, न बाकी मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। वो लिखते हैं आई विश टू सी डाउनफॉल द ब्रिटिश एम्पायर। वो लिखते हैं कि इस साम्राज्य को मैं टूटते हुए बिखरते हुए देखना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि अब न अहले वलवले रहे, अब न अहले वलवले रहे, न अरमानों की भीड़ रही, न अब न अहले वलवले रहे और न अरमानों की भीड़ रही, बस एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। और इसके बाद उस पैरे को फुल स्टॉप करते हैं। ये बाहर भेजा जाता है और उनकी आत्मकथा के साथ उसको अंतिम पैरे के रूप में जोड़ा जाता है और वो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है, बहुत लंबे समय बाद प्रकाशित होती है, जिसको बाद में फिर भारतवासी पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से काकोरी कांड और लगभग एचारे भी समाप्त होता है, क्योंकि काकोरी जो जिस समय लोगों को फांसी दी जा रही होती है 1927 का समय है और 1928 में HRA अपने नए कलेवर में सामने आता है, अपने नए रूप में सामने आता है, जो कि बन जाता है HSRA। HSRA मीन्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये घटना है 1928 और दिल्ली की। आगे आने वाले अंक पे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ यह संपूर्ण अंक बनाया गया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई बिंदु छूट गया है या आपको कोई संशय समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे बार बार देखिए और अपने विषय को मजबूत करिए। मैं आपके साथ और किन विषयों को साझा कर सकता हूं इस बात का सुझाव भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत,